हे दोस्तों, इस लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए खड़ी कर दी 16,000 करोड़ की कंपनी। आज जिस लड़की की कहानी स्लैश केस स्टडी मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर फ्यूचर में उसके ऊपर मूवी बन जाती है तो मैं ज़रा भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। बिकॉज आज की स्टोरी में आप बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा मसाला भर भर के पड़ा हुआ है। ड्रामा है, लव स्टोरी है, बिट्रेयल है, इंस्पिरेशन है, कोर्ट रूम का ड्रामा है, सेक्स है, फाइट है, रिडेम्पशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके और मेरे लिए 7 बिजनेस स्लैश लाइफ लेसन्स है जो हमें इस लड़की से पक्का सीखना चाहिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इससे पहले कि ये दिलचस्प कहानी में स्टार्ट करूँ, छोटा सा इंट्रो। वेलकम, मेरा नाम है जीशान और ये चैनल है सीखन, जहाँ मैं मेंटर्स और बुक की बातें आप लोगों के साथ हर हफ्ते शेयर करता हूँ। अगर आप मेंटर्स से सीखने में या बुक्स से सीखने में इंटरेस्टेड रहोगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हिटनी वुल्फ हर्ड सॉल्ट लेक सिटी, यूटा, यूएस में पैदा हुई थी। उनकी मॉम एक कैथलिक औरत थी जबकि फादर उनके जूइश थे। वो कैथलिक स्कूल में ही पढ़ रही थी, बट फिर उनके पेरेंट्स पेरिस, फ्रांस शिफ्ट हो गए थे। वहाँ कुछ टाइम रहने के बाद ये वापस से यूटा आ गए। यहाँ पे व्हिटनी ने इंटरनेशनल स्टडीज़ में अपनी मेजर करी। बिकॉज बात ये थी कि जब उन्होंने मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के एग्जाम्स दिए थे तो वो उसमें फेल हो गई थी, और सरप्राइजिंगली यही उनका करियर बनने वाला था। तब ये उन्होंने ज़रा भी नहीं सोचा होगा। खैर, पढ़ाई के बीच में ही उन्होंने अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया कॉलेज में, जहाँ पे उन्होंने बैम्बू टोट बैग्स भेजना स्टार्ट करे। बात यह है ना कि 2010 में BP ऑयल स्पिल करके एक चीज़ हुई थी, एक डिज़ास्टर हुआ था जहाँ बहुत सारा ऑयल समुंदर में स्पिल हो चुका था, जिसके वजह से वहाँ पे अंगार लगी, और आप बोल सकते हो एक बहुत ही बड़ा एनवायरमेंटल डिज़ास्टर था वो, जिसकी न्यूज़ दुनिया भर में फैली। ना इस टाइम पे व्हिटनी ने क्या किया कि उन्होंने एक बैम्बू टोट बैग्स करके भेजना स्टार्ट किया, जो इस डिज़ास्टर के क्लीन अप प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा था डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब ये प्रोजेक्ट जो था वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा था, इसीलिए उनके पहले बिजनेस को ही नेशनल रिकग्निशन और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स भी मिले। बट ऑब्वियसली ये कोई लॉन्ग टर्म चीज़ थी नहीं, इसीलिए उसको ख़त्म करके वो वापस से अपनी स्टडीज़ पे फोकस करने लग गई। इसके बाद व्हिटनी ने उनका जो सपना था ट्रैवलिंग का, वो करना स्टार्ट किया। वो साउथ ईस्ट एशिया घूमने फिरने लग गई, बिकॉज उनका सपना हमेशा से यही था कि उन्हें नेशनल ज्योग्राफी चैनल का फोटोग्राफर बनना है, और वो पूरा हुआ भी। इस काम के दौरान वो काफ़ी सारी जगहों पे घूमी। उन्होंने ऑर्फनेजेस में एज अ वॉलंटियर भी काम किया, और जब वो ऐसी यहाँ वहाँ घूमी रही थी तभी पहली बार उनके दिमाग में एक आइडिया आया था डेटिंग ऐप से रिलेटेड। कैसे हमारे जो दोस्त होते हैं वो तो बस हमारे आसपास के लोग ही होते हैं, हमारे एरिया के, बट अगर हम कहीं ट्रैवल करने चले जाए तो यहाँ पे नए और अच्छे लोग मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। वो सोचने लगे कि ऐसा कोई ऐप क्यों नहीं है, अपने फ़ोन पे कुछ क्लिक करके ऐसे लोगों की प्रोफाइल देख सके, ऐसे लोगों से मिल सके जो इंटरेस्टिंग हो। बट ये एक छोटा सा आइडिया था जो आया और गया। इसके बाद व्हिटनी जब वापस से यूएस आई, LA, तब उन्होंने एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर ज्वाइन किया, हैच लैब्स एंड कार्डिफाई। कार्डिफाई एक कंपनी थी बेसिकली जो लॉयल्टी क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स देती थी, रिवॉर्ड पॉइंट्स देती थी। यहीं से आप बोल सकते हो व्हिटनी की लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से टर्न लेना स्टार्ट करी। बात ये थी ना कि हैच लैब्स में शॉन रेड करके एक जनरल मैनेजर थे जो कार्डिफाई के ऊपर काम कर रहे थे, और शॉन का ही एक दोस्त था जस्टिन नाम का, जिसने हाल ही में अपनी खुद की कंपनी बेच दी थी और काफ़ी पैसे कमा लिए थे, जो पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए वो न्यू प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे थे। अब इसी दौरान एक हैकाथॉन चालू किया था हैच लैब्स ने, जहां शॉन एक डेवलपर के साथ मिलके इंटरेस्ट बेस्ड मैचिंग सिस्टम पे काम करने लग गए। शॉन के पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था डेटिंग ऐप से रिलेटेड, इसलिए उनको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लगा, और यहीं पे आप बोल सकते हो वो पहला प्रोटोटाइप बना मैच बॉक्स का, जिसे आज हम टिंडर के नाम से जानते हैं। बट ये एक साइड प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर किसी का भी इतना फोकस था नहीं। शॉन का और बाकी लोगों का मैक्सिमम फोकस था कार्डिफाई पे। नाउ कार्डिफाई रेडी था लॉन्च के लिए, और उनका ये मानना था कि यार ये जो कार्डिफाई है ना वो एक रेवोल्यूशन ला देगा, वो डिस्टर्ब कर देगा इंडस्ट्रीज को। लेकिन डिस्ट्रप्शन हो, लॉन्च हो, उससे पहले उन्हें पता चला एप्पल है ना कार्डिफाई के अप्रूवल्स को डिले कर रहा है, और 3 हफ्ते और लगेंगे ऐप अप्रूवल होने के लिए। अब इनके पास इतना जो टाइम था वो ऑब्वियसली ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वापस से मैच बॉक्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी प्रोजेक्ट के दौरान जस्टिन और व्हिटनी पहली बार मिले। जस्टिन को व्हिटनी की स्टोरी और इंटरेस्ट और ड्राइव काफ़ी पसंद आया, इसलिए जस्टिन ने व्हिटनी को ऑफर दिया कि वो कार्डिफाई में मिलके काम करे एज अ सेल्स रैप। बट इसके बाद व्हिटनी ने कार्डिफाई के बजाय मैच बॉक्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, उसकी कॉलेज में मार्केटिंग करने के लिए। नो मैच बॉक्स नेम उन्हें अच्छा तो लग रहा था, बट एक कुछ ट्रेडमार्क इश्यूज हो रहे थे, जिसकी वजह से व्हिटनी ने ही एक नया नाम सजेस्ट किया, टिंडर। टिंडर एग्जैक्टली नाम क्यों सूझा? क्योंकि उनको इंस्पिरेशन मिला एक फ्लेम के लोगों से, आग जलती है ना, और टिंडर जो होता है वो आसानी से आग पकड़ लेता है। तो उनका कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ था कि 2 लोग मिलेंगे और आग पैदा होगी जल्दी से, जो टिंडर इजीली स्टार्ट कर सकता है, और यहीं से नाम पड़ा मैच बॉक्स का टिंडर। ना टिंडर पे बड़े अच्छे से काम किया गया और उसे ऐप स्टोर पे लॉन्च भी कर दिया। इसके बाद जस्टिन को भी बोर्ड में ले लिया गया।
टेम्परेरीली उनको मार्केटिंग का लीड बना दिया गया 2 मंथ के लिए। ना इस बार जस्टिन ने अपना पूरा फोकस कॉलेज के एक्सपीरियंसेस पे किया। उन्होंने विटनी को भी फोकस करने बोला कि कॉलेज में अच्छे से मार्केटिंग करनी है और इन्फ्लुएंसर्स को अट्रैक्ट करना है। उन्होंने अपने पर्सनल नेटवर्क, अपने हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स को टिंडर पर्सनली डाउनलोड करने बोला और एक लॉन्च पार्टी में आने के लिए कहा। इसके बाद जस्टिन ने एक बड़ी सी पार्टी रखी, एक हाउस पार्टी। बस हाँ, एंट्री के लिए एक शर्त थी कि उन सबके फ़ोन में टिंडर होना चाहिए, और हुआ भी ऐसी। हंड्रेड्स ऑफ गेस्ट आए जिन्होंने लॉन्च इवेंट अटेंड किया टिंडर का, और यहीं पे जस्टिन और विटनी के बीच कुछ होना स्टार्ट हुआ। एग्जैक्टली उनका रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ ये किसी को भी नहीं पता है, बट अब बातें यहाँ वहाँ फैलने लग गई थी कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। ऑब्वियसली वर्क प्लेस में डेटिंग करना कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है, इसलिए जो भी क्लोज फ्रेंड्स थे उनके, वो लोग इस चीज़ पे इतना एग्री तो नहीं कर रहे थे, बट होनी को कौन टाल सकता है। विटनी काफ़ी खुश थी इस रिलेशनशिप में आके। इनफैक्ट वो तो ऐसा सोच रही थी कि वो जस्टिन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आएंगी, बट जैसा यूजुअली हम सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है। ऐसे ही कुछ विटनी के साथ भी हुआ। उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। जस्टिन का पूरा फोकस टिंडर पे चला गया था और वो उसे टाइम नहीं दे रहे थे। डिटेल्स अनक्लियर है, बट फिर इतना सुनाई देने लग गया कि अब उनका ब्रेकअप होने वाला है। विटनी बोलती है कि उन्होंने दिसंबर में ही उनसे ब्रेकअप कर लिया था, बट उनके फ्रेंड्स बोलते हैं नहीं, उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा था, कभी रोमांस कभी हेट। इनफैक्ट उनका एक दोस्त है जो बताता है वो लोग ब्रेकअप बोलने के बाद भी फिजिकली एक दूसरे से इन्वॉल्व थे। अब ऐसे ही कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे, तभी जस्टिन और विटनी एक पार्टी में मिलते हैं, ग्लैमर मैगजीन की पार्टी। उस पार्टी में जो लोग थे वो लोग बताते हैं कि विटनी ने उस दिन बहुत सारी शराब पी और वो इंटॉक्सिकेटेड हो गए थे, और अभी भी उनको जस्टिन में काफ़ी इंटरेस्ट था। इनफैक्ट उन्होंने चिल्ला के ये भी बोला था, आई एम गोइंग टू फक यू टुनाइट जस्टिन। इसके बाद उनका एक दोस्त है जो बताता है कि उस पार्टी में क्या हुआ था। विटनी बेसिकली घर चली गई थी और फिर उन्होंने जस्टिन को फ़ोन किया और कहा कि मेरे घर पे कुछ लोग आ गए हैं, मुझे हरास कर रहे हैं और चोरी कर रहे हैं, तुम प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, मुझे हेल्प चाहिए। और जब वो वहाँ पे गए, विटनी ने दरवाज़ा खोला तो वो शॉक हो गए। विटनी बिना कपड़ों के वहाँ पे खड़ी हुई थी और बात ये थी कि वहाँ कुछ हुआ नहीं था, वो झूठ बोल रही थी। इसके बाद उसके दोस्त ने देखा कि जस्टिन रूम में चला गया। ऐसी कुछ ना कुछ चल रहा था उनके बीच में। रिलेशनशिप का जो स्टेटस था वो अभी भी अनक्लियर था। बट फिर सडनली एक दिन जब विटनी और जस्टिन ऑफिस में मिले तो उनका पर्सनल इशू लोगों को दिखने लग गया। विटनी गुस्से में जस्टिन को कुछ ना कुछ बोल रही थी। वो बता रही थी कि कैसे जस्टिन उनको इनअप्रोप्रिएटली ट्रीट कर रहा है। यहाँ तक बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने न्यू मार्केटिंग मैनेजर को बताना चालू किया कि जस्टिन उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, और उन्होंने धमकी भी दी कि वो अब लीगल एक्शन लेगी जस्टिन के अगेंस्ट। साइड में देखे तो टिंडर तो अच्छे से काम कर ही रहा था, वो फेमस होते जा रहा था, इसलिए उसकी एक पार्टी भी करी गई, मलीबू पार्टी। पार्टी के पहले लोगों को पता चला कि विटनी का अब किसी और के साथ रिलेशनशिप है। कितना सही है गलत है वो किसी को नहीं पता, बट वहाँ पार्टी में सबसे बड़ा कांड हुआ। विटनी जब वहाँ पे आई तो उनका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं था। वो चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी। उन्होंने शॉन, जस्टिन और उनकी दोस्त सबके खिलाफ बोला कि ये लोग मिल के मेरे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और बातों बातों में आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ गया कि जस्टिन ने उसे होर कहा, जिससे आग और भड़क गई। गुस्सा इतना बढ़ गया था कि झगड़ा फिजिकल होने लग गया था। कौन सी एग्जैक्ट बात की वजह से झगड़ा इतना बड़ा किसी को नहीं पता, बट एंड रिजल्ट ये आया कि विटनी जो शॉन की गर्लफ्रेंड थी उसका बाल खींच रही थी और शॉन की गर्लफ्रेंड उसके ऊपर थूक रही थी। ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई वहाँ पे, जिसके बाद शॉन ने बीच में आके विटनी और उसकी गर्लफ्रेंड को अलग किया और विटनी को बाहर जाने कहा। ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें होने के बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई, जिसके बाद विटनी को टिंडर क्विट करा दिया गया। विटनी तो ऐसा क्लेम करती हैं कि उन्हें सीईओ शॉन ने फोर्स किया निकालने के लिए, बट ऑफिशियली उन्होंने खुद रिजाइन किया था, ऐसा लोगों को पता चला। अब इतने बड़े कांड और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद है ना, ऑब्वियसली विटनी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्टेड हो गई थी। उन्होंने सोच लिया था कि अब वो डेटिंग और डेटिंग ऐप से रिलेटेड किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगी। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद एंड्रयू करके एक इन्वेस्टर थे जिन्होंने टिंडर में इन्वेस्ट किया था, उन्हें ये सारी चीज़ें पता चली। उन्हें पता था कि विटनी के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बस वो थोड़ी भटक गई हैं। इसलिए एंड्रयू ने उन्हें अपना पूरा सपोर्ट और ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कहा। वैसे तो इनिशियली विटनी डेटिंग ऐप से रिलेटेड दूर ही रहना चाहती थी। वो तो चाहती थी कि वो एक वुमेन सेंट्रिक सोशल प्लेटफॉर्म बनाए जो सिर्फ औरतों के लिए हो। लेकिन एंड्रयू ने सजेस्ट किया कि उन्हें इसके बारे में और सोचना चाहिए और डेटिंग ऐप में ही कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहिए। इसके बाद टिंडर के कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ और उन्होंने मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट किया और उसके बाद उन्हें आइडिया आया। आइडिया क्या था एग्जैक्टली मैं आपको विटनी के वर्ड्स में बताता हूँ। बातों बातों में उन्होंने कहा, वेट ए सेकेंड, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है। यूजुअली डेटिंग ऐप्स में वुमेन फर्स्ट नहीं जाती हैं, हमेशा मेन ही होते हैं जो वुमेन को अप्रोच करते हैं।
उनको इतने मैसेजेस आते हैं जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है, और जब वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाती हैं तो लड़कों को रिजेक्शन फील होता है, और ये जो रिजेक्शन है वो लड़कों में कई बार एग्रेशन पैदा कर देता है, और यही एग्रेशन फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्हीं औरतों पे या फिर दूसरे औरतों पे निकलता है अब्यूज़, हैरेसमेंट के तरीके से। तो क्यों ना इस पूरे अप्रोच को उल्टा कर दिया जाए, क्यों ना ऐसा ऐप क्रिएट किया जाए जहाँ पे आदमी नहीं बल्कि औरतें पहला इनिशिएटिव ले सिलेक्ट करने का, और ये पूरी तरीके से लोगों का एक्सपीरियंस बदल देगा। ये ऐसा होगा, लड़कियां खुद से चूज करेगी तो वो सेफ भी फील करेगी, एम्पावर्ड भी फील करेगी, और उसके बाद आदमियों को भी ये चीज़ अच्छी लगेगी कि उन्हें लड़की सिलेक्ट कर रही है। और यह आइडिया एकदम भी ओरिजिनल नहीं था। बेसिकली ये आइडिया उन्होंने सैडी हॉकिंस के स्कूल डांसेस से लिया था, जहाँ यूजुअली आदमी औरतों से डांस के लिए नहीं पूछते थे बल्कि औरतें आदमियों से पूछते थे डांस के लिए। ना आप इसे बोल सकते हो एक छोटा सा ही चेंज था, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये बहुत बड़ा चेंज था साइकोलॉजिकल वाइज, जो बहुत पावरफुल था। और ये चीज़ साबित हो गई 2014 में जब बम्बल नाम के इस ऐप को लॉन्च करा गया। इसका जो अप्रोच था वो काफ़ी यूनिक था, इसलिए उन्हें क्विकली काफ़ी अट्रैक्शन भी मिला। एंड्रयू के सपोर्ट और बाडूज की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बम्बल का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसे एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ मिली। बम्बल फर्स्ट ईयर में ही 1 मिलियन यूज़र्स तक पहुंच गया और 8 मिलियन यूज़र्स तक पहुंच गया उसके कुछ टाइम बाद ही। बट ये जो स्टार्टिंग के 1 मिलियन और 8 मिलियन पहुंचे, उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीज़न थे जो हमें समझने चाहिए। जो सबसे पहला रीज़न था जिसके वजह से बम्बल इतना फटा, इसके पीछे के रीज़न को बोलते हैं नेटवर्क इफेक्ट। देखो, एक बिजनेस में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ना कि सिर्फ एक इंग्रेडिएंट, लेकिन एक बिजनेस को ग्रेट बनाने के लिए मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए बम्बल ने भी मार्केटिंग पे काफ़ी फोकस किया। मार्केटिंग में नेटवर्क इफेक्ट काफ़ी काम में आता है। अब आपने एक बहुत अच्छा ऐप क्रिएट किया, यूज़र ने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, और जैसे ही यूज़र ने उसको यूज़ किया, लड़की को एक अच्छा लड़का मिल गया डेटिंग के लिए और लड़के को एक अच्छी लड़की मिल गई। तो लड़की ने क्या करी, अपने 5 फ्रेंड्स को बता डाली कि मैंने ये ऐप यूज़ करी और मुझे एक बहुत ही डिसेंट सा लड़का मिला है। और लड़के ने भी यही चीज़ कहा, लड़के ने अपने 5 दोस्तों को बताया कि मैंने ये ऐप का यूज़ किया और मुझे यहाँ से बहुत अच्छी लड़की मिली डेटिंग के लिए। तो ऐसी 2 के 5 हुए, 5 के 25, 25 के 50, और ऐसी एक नेटवर्क की वजह से चीज़ें फैलना स्टार्ट हुई ना। कोई भी बड़े ऐप या बिजनेस का यही एम होता है कि उनके साथ भी ये नेटवर्क इफेक्ट काम करे। बट बात ये होती है ना कि नेटवर्क इफेक्ट क्रैक करना इतना ईजी होता नहीं है। सो बम्बल ने ये चीज़ कैसे करी? बम्बल ने भी कई सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ किया इस इफेक्ट को अच्छे से यूज़ करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने गोरिल्ला मार्केटिंग का यूज़ करना स्टार्ट किया। गोरिल्ला मार्केटिंग बेसिकली नॉर्मल एडवर्टाइजिंग से थोड़ी अनकन्वेंशनल होती है, कुछ तो हट के करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बम्बल की फाउंडर खुद बताती हैं कि उन्होंने ना कॉलेजेस में जाके ऐसे साइन बोर्ड लगाना स्टार्ट कर दिए। साइन बोर्ड में लिखा था डोंट यूज़ दिस ऐप्स, और उसमें बम्बल को भी डाल दिया। अब लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब के बारे में तो पता था, बट लोग क्यूरियस होना चालू हो गए कि यार ये बम्बल क्या है। और क्योंकि बच्चे रिबेलियस ही होते हैं, उनको कोई चीज़ ना करने बोले तो वो और करते हैं, तो एक डबल इफेक्ट हुआ। लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होना स्टार्ट हुई, ये बम्बल है क्या और कैसे वो हमें मना कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। इस चीज़ की वजह से उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कॉलेज के थ्रू। ऐसी उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करी, डेलिब्रेट क्लास इंटरप्शन। वो क्या करते थे पता है, कि कुछ लड़कियों को, लड़कों को बम्बल के टी शर्ट्स पहना देते थे और जानबूझ के बोलते थे कि आप है ना क्लास में लेट जाना ये टी शर्ट पहन के। अब क्योंकि क्लास चालू हुई रहती थी और बीच में कोई इंसान ये कपड़ा पहन के आता था, तो सडनली सबका अटेंशन उसके ऊपर ही चले जाता था, और टी शर्ट में बम्बल का कुछ तो बना हुआ होता था। इससे अगेन बहुत सारा अट्रैक्शन बम्बल पे मिला लोगों को। और बस इतना ही नहीं था, इसके बाद विटनी ने अपनी स्टोरी का भी तड़का डालना स्टार्ट किया। विटनी की जो स्टोरी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि टिंडर में कैसे वो टिंडर के सक्सेस का पार्ट रही, फिर वहाँ से उनका फॉल आउट हुआ, लॉ सूट चला। उन्होंने यही स्टोरीज प्रेस को बताना स्टार्ट किया, अपने कोर्ट केस के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट किया। ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था, बट इसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छा मीडिया अटेंशन भी मिला। बड़े बड़े पब्लिकेशंस जैसे कि टेक क्रंच, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब ने विटनी को कवर किया और इनडायरेक्टली बम्बल को भी कवर किया। अब विटनी की स्टोरी में काफ़ी नेगेटिव्स भी थे, बट उन्होंने उसको पॉजिटिव में बदला भी। उन्होंने ये चीज़ शो करी कि कैसे वो रेजिलियंट, डिटर्मिनेंट और ऐसी कई सारी क्वालिटीज़ है जो लोगों को काफ़ी पसंद आती है। और ये सारी चीज़ों ने बम्बल को 1 से 8 मिलियन तक पहुँचाया। बट बात यहाँ रुकी नहीं, उन्होंने बम्बल को अब ट्रमेंडसली स्केल करना स्टार्ट किया। बम्बल जिसकी रेवेन्यू 8 मिलियन थी, वो 10 मिलियन तक पहुंची 2016 पे। फिर 2017 में ये 10 से 100 मिलियन डॉलर्स पहुंच गई, और 100 मिलियन से 2018 में ये 190 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। और ये सब कैसे हुआ? बताता हूँ। अपने बिजनेस को ऐसे नेक्स्ट ट्रेमेंडस बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए उन्होंने अब सोशल मीडिया और यूज़र जनरेटेड कंटेंट पे फोकस करना स्टार्ट किया। उन्होंने इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन प्लेटफॉर्म्स और यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स पे फोकस करना स्टार्ट किया।
वहाँ पे कंटेंट बनवाना स्टार्ट किया, खुद भी और उससे ज़्यादा यूजर्स से, जिसे वो यूजर जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं। क्योंकि यूजर्स ने जब बम्बल के बारे में कंटेंट बनाना चालू किया तो इससे एक लॉयल्टी, जेन्युइननेस लोगों को लगना स्टार्ट हुई कि यार ये सच में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्लस उन्होंने बम्बल हनी प्रोग्राम्स भी बनाए, जहाँ उन्होंने कई सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप करी, मैक्रो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, कई लोगों को अपना एम्बेसडर बनाया। और इसके साथ साथ उन्होंने ब्रांड इमेज पे भी फोकस किया और टिंडर से हट के पोजीशनिंग रखी। जहाँ टिंडर सिर्फ कैजुअल एनकाउंटर्स के लिए था, उन्होंने फोकस किया कि बम्बल को वो मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने के लिए फोकस करेंगे। और ये चीज़ ने बम्बल को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करा। नो स्टोरी से हट के अगर आप भी सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो तो मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए एक मीटिंग करने वाला हूँ, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वो जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मैं अपने पिछले 7-8 साल के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे मैंने सोशल मीडिया का यूज़ किया है लीड्स और कस्टमर्स बनाने के लिए, और आप भी वो चीज़ कर सकते हो। नो बैक टू स्टोरी। सोशल मीडिया के बाद भी जो चीज़ पर उन्होंने फोकस किया वो था एक्सपीरियंशियल एंड रियल लाइफ मार्केटिंग। गोरिल्ला टेक्टिक के साथ साथ उन्होंने इवेंट्स करना भी स्टार्ट करे, जहाँ पे उन्होंने कॉलेज में पार्टीज रखी, बम्बल हाइव क्रिएट किया, मतलब फिजिकल कोवर्किंग स्पेसेस बनाए बम्बल के यूजर्स के लिए, ताकि उनकी ब्रांड की आइडेंटिटी और कम्युनिटी बढ़े। इसके साथ साथ उन्होंने फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी करी, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने एयरबीएनबी के साथ यूनिक डेट्स करके कॉन्सेप्ट बनाया कोविड के टाइम पे। म्यूजिक स्वैपिंग का यूज़ किया, उन्होंने स्पॉटिफाई के साथ पार्टनरशिप करी, जहाँ वो शेयर्ड म्यूजिक इंटरेस्ट के साथ कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं लोग। मतलब आपको एक म्यूजिक पसंद है, मुझे एक म्यूजिक पसंद है, तो हम लोग उसके बेसिस पे कनेक्ट हो सकते हैं। फिर उन्होंने ओपन टेबल, जो बेसिकली रेस्टोरेंट्स और रिजर्वेशंस के लिए यूज़ होता है, टेबल रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है, उनके साथ भी पार्टनरशिप करी डेट्स प्लान करने के लिए। उन्होंने बेब एक्स बम्बल भी किया, जहाँ पे उन्होंने फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया। और बात इतनी ही नहीं थी, इसके साथ साथ उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन पे भी फोकस किया। देखो बात ये थी ना कि पुराने जो डेटिंग ऐप्स होते थे पहले के टाइम के, वो सारे डेटिंग ऐप्स सिर्फ तब तक यूज होते थे जब तक एक लड़के को लड़की नहीं मिल जाती है या लड़की को लड़का नहीं मिल जाता है, उसके बाद वो ऐप डिलीट कर देते थे ऑब्वियसली। पर बम्बल चाहता था वो उनका ऐप ऐसा डिलीट आफ्टर यूज वाला ऐप ना बन जाए, इसीलिए उन्होंने उसे थोड़ा डाइवर्सिफाई और एवरीथिंग ऐप बनाने की कोशिश करी। उन्होंने अलग अलग चीज़ें उस ऐप में डालना चालू करी, जहां सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, वो दूसरे मीनिंगफुल कनेक्शंस भी बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बम्बल BFF मतलब फ्रेंड फाइंडिंग और बम्बल बिज प्रोफेशनल नेटवर्किंग पे भी फोकस किया। और फिर उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे भी फोकस करा, जहां फिर वो अलग अलग कंट्रीज में गए, जिसकी वजह से उनके पास 58 मिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए 2023 तक। अब ये डाइवर्सिफिकेशन वाला स्टेप था ना, वो भी उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ, बिकॉज एक स्टडी करी गई, एनालिटिक्स कंपनी है, जिसने बताया कि ये देखा गया कि जो नॉर्मल ऐप्स होते हैं ना, उससे ज़्यादा ये जो सुपर ऐप्स होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। सुपर ऐप्स मतलब जो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। मोनेटाइजेशन की बात करें तो मोनेटाइज करने के लिए बम्बल ने पहले तो उसने फ्रीमियम मॉडल से स्टार्ट किया, फिर उन्होंने फोकस किया प्रीमियम फीचर्स पे, जैसे कि लाइक्स, रिवाइंड्स, प्रोफाइल विजिबिलिटी। जो भी पे करेगा उन्हें ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। उन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेट किया, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, एमी शूमर। इनफैक्ट आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, प्रियंका चोपड़ा तो इन्वेस्टर भी है बम्बल की। अब बोल सकते हो यही सारी चीज़ों ने मिला के बम्बल को 16,000 करोड़ की कंपनी बना दी। विटनी में एज अ लीडर मैं आपको 7 लेसन फटाफट दे सकता हूँ जो मैंने उनकी स्टोरी से नोटिस करी है। अब विटनी एज अ लीडर बहुत ही पावरफुल रही हैं, उनका हायरिंग पोटेंशियल को देख के, उनका ग्रिट और परसिवरेंस। अगर आपको ग्रिड नहीं पता है तो उसके ऊपर मैंने एक समरी बनाया, आप जाके देख लो, आई बटन डिस्क्रिप्शन में। उनके अंदर ग्रिड भी बहुत था। उनका फोकस, प्रायोरिटाइजेशन, टीम बिल्डिंग, वैल्यू ड्रिवन लीडरशिप, पॉजिटिव इम्पैक्ट करना, वर्क एथिक्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी कमाल की थी, जिसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब इस पूरी स्टोरी और केस स्टडी से मैं आपको 7 लेसन्स देता हूँ जो आपको और मुझे सीखने चाहिए। सबसे पहला लेसन, सॉल्व रियल प्रॉब्लम। बम्बल इतना सक्सेसफुल हुआ बिकॉज एक जेन्युइन इशू था डेटिंग ऐप्स में, सेफ्टी का, लैक ऑफ कंट्रोल का, जो मार्केट गैप बम्बल ने देखा, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो आज वो 3rd पोजीशन पे आ गया है। टिंडर के बाद स्टार्ट करने के भी उसने काफ़ी अच्छा मार्केट ले लिया है। इसीलिए पहली चीज़ हमें सीखना है, अच्छा बिजनेस खड़ा करना है तो सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंड देयर इज ऑलवेज अ मार्केट गैप। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो एक बुक है द लीन स्टार्टअप, वो बुक आप ज़रूर पढ़ लेना। सेकेंड लेसन है नेटवर्क इफेक्ट का यूज़ करना। बम्बल ने बहुत अच्छे तरीके से नेटवर्क इफेक्ट का यूज़ किया, जिसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया। और अगेन सोशल मीडिया का यूज़ आप कैसे कर सकते हो अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, उसको स्केल करने के लिए, बड़ा करने के लिए, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ई मीटिंग बहुत लिमिटेड लोगों के लिए ई मीटिंग करने वाला हूँ फिल्टर करके, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो लिंक से रजिस्टर ज़रूर कर देना। थर्ड, एम्ब्रेस गोरिल्ला मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो तरीके होते हैं वो तो करना ही पड़ता है, सही बात है, बट उसके साथ साथ आपके अंदर ना कुछ अनकन्वेंशनल मार्केटिंग टेक्निक्स भी आपको यूज़ करना पड़ेगा स्टैंड आउट होने के लिए, बस क्रिएट करने के लिए। और इसके लिए भी अगेन आप सोशल मीडिया का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। फोर्थ, लेवरेज योर स्टोरी।
अगर आप नोटिस करोगे ना, विटनी ने अपनी पर्सनल स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है, अपने पर्सनल ब्रांड को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया बम्बल को ऊपर लेके जाने के लिए। और आजकल कई सारे बिजनेस ओनर्स यही कर रहे हैं, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं, अपनी स्टोरी का यूज़ कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, जो उनको बिजनेस में आगे लेके जा रहा है। अब गोरिल्ला मार्केटिंग के लिए आप एक बुक पढ़ सकते हो जिसका नाम है गोरिल्ला मार्केटिंग बाय जे कॉनराड। और स्टोरी टेलिंग के लिए आप बुक पढ़ सकते हो बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड, या फिर स्टोरी टेलिंग फॉर द नॉन स्टोरी टेलर्स। नेक्स्ट जो चीज़ पे हमने ज़्यादा बात नहीं करी केस स्टडी में, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से करी, वो थी एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करना, एक पावरफुल टीम क्रिएट करना जिनकी हेल्प से वो इतना आगे बढ़ी। अब इसके लिए आप एक बुक पढ़ सकते हो जिसका नाम है टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। उसके बाद 6 लेसन हमें सीखना चाहिए, फोकस ऑन ग्रोथ बियॉन्ड इनिशियल ट्रैक्शन। देखो कई बार है ना, इनिशियल ट्रैक्शन शायद आपको मिल जाएगा, लेकिन वो इनिशियल ट्रैक्शन कितना सस्टेन कर पाएगा वो डिपेंड करता है कि आप कितना अपनी बज़ क्रिएट करते रहते हो मीडिया में, कितना रीइनोवेट करते रहते हो सोशल मीडिया का और अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हुए। जैसे कि बम्बल ने बम्बल BFF, बम्बल बिज ऐसी चीज़ें करी, सोशल मीडिया का यूज़ किया, पार्टनरशिप्स करी, अपना नाम कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखने के लिए। और लास्ट टू बी ऑनेस्ट, बम्बल इतना सक्सेसफुल हुआ, मुझे लगता है उसके पीछे का वन ऑफ द रीजंस है बिकॉज विटनी का वाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। हाँ, कई सारे इमोशनल रीजंस थे जिन्होंने उन्हें ट्रिगर किया, बट वो इमोशनल रीजंस ही उनका वाई बना कि मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों एक बड़ी कंपनी क्रिएट करनी है। एग्जैक्ट रीजंस कई सारे हो सकते हैं, बट उन्होंने उसके साथ साथ वैल्यूज़ पे भी फोकस किया, काइंडनेस, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और लड़कियों पे ज़्यादा फोकस करना। उन्होंने स्टार्ट किया था वाई से, और वाई एक बार क्लियर होता है तो कई बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती है। इसके बारे में अगर आपको सीखना है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है जिसका नाम है स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सिनेक। इसके ऊपर मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग समरी बना के रखी है, छोटी से है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसकी लिंक यहाँ पे है, यहाँ से जाके देख सकते हो। प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, स्केल करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप एक अनलिमिटेड लीड्स लाने की मशीन क्रिएट कर सको, तो उस टॉपिक के ऊपर ही मैं एक मीटिंग करने वाला हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके प्लीज़ रजिस्टर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको लाइव और बातें करते हैं बिजनेस और सोशल मीडिया की। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।